हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम का पेपर जो कि 2019 में आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था और उसके 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 1 से लेकर 75 तक के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 3 अलग अलग वीडियो में। हम लोग एक जो वीडियो लेक्चर होता है उसमें 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस तरह से हम लोगों ने अब तक 3 साल 2022, 21 और 20 का जो प्रीलिम का पेपर हुआ था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और आज की इस वीडियो के लेक्चर का अपलोड होते ही जो 2019 का जो आईएएस का प्रीलिम का पेपर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो से हम लोग 2018 के सेशन में चलेंगे और हम बता दें आपको कि ये लेक्चर जो है वो 2013-14 तक के पेपर तक जाएगा, क्योंकि उसी समय से यूपीएससी का जो सिलेबस है वो चेंज किया गया था। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपने कई सारे टॉपर से सुना होगा, कई सारे जो फैकल्टीज़ हैं उनसे सुना होगा। वो बार बार बोलते रहते हैं कि हमारे लिए जो सिलेबस है और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो हमारे लिए गाइड का काम करते हैं। तो अगर आप भी अपने जो प्रीलिम्स जो तैयारी है या फिर मेंस की तैयारी है या फिर इंटरव्यू की तैयारी है उसको आप अपने डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, जो प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो किताबों को पढ़ने का ढंग होना चाहिए, जो हमारे न्यूज़पेपर पढ़ने का ढंग होना चाहिए, उसमें से क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है वो आपको जानना है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियोज़ को फॉलो करें। आपको पूरी डिटेल जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसकी। Which of the following statements is are correct regarding the Maternity Benefit Amendment Act 2017? तो ये क्वेश्चन देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि जो स्कीम्स होती हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि हर साल आपको स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। आप चाहे कोई भी साल के पेपर उठा ले तो वो हमारी खासकर ज़रूरी हो जाती है। और स्कीम्स भी वो तरह की स्कीम जो सोशल सेक्टर से हो, साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्कीम हो, या फिर हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाली जो स्कीम्स हैं, जो कि छोटे और मंझोले किसानों के लिए हो, या फिर आप बोल सकते हैं छोटे छोटे कारोबारियों के लिए हो, या फिर डिजिटल रेवोल्यूशन को बढ़ाने वाले स्कीम हो। ये सारी जो स्कीम्स होती हैं जो कि हाल ही के 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो यूपीएससी ने भी इन तरह के स्कीम्स को अब जो हमारे प्रीलिम का पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा तरजीह देने लगे हैं और उनसे रिलेटेड सवाल एक या दो पूछ ही लेती है हर साल, आप बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोई भी स्कीम अगर इस तरीके के आपको देखने को मिले, जैसे कि आपको यहाँ पर मैटरनिटी यानी कि माताओं को लेके है, हो सकता है कल को गर्ल्स को लेके कोई स्कीम हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे पूछ लिया जाए, हो सकता है कल आपको अटल इनोवेशन जो मिशन है उस पर पूछा गया था। इसके साथ आप बोल सकते हैं डिजिटल इंडिया पर पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको भारतमाला प्रोजेक्ट है उस पर पूछा जा सकता है, सागरमाला प्रोजेक्ट पर पूछा जा सकता है, अगर कोई ट्रांसजेंडर के लिए स्कीम हो तो उस पर पूछा जा सकता है, डिसेबल्स के लिए कोई स्कीम हो तो उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। पहला जो ऑप्शन है इसमें प्रेग्नेंट वुमेन आर इंटाइटल फॉर 3 मंथ्स प्री डिलीवरी एंड 3 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। तो इस ऑप्शन को देख के हमें ये पता लग जाता है कि जो स्कीम्स होती हैं वो किसने चलाई हैं वो हमें पता होना चाहिए, कौन उसको लागू कर रहा है वो हमें पता होना चाहिए, किस मिनिस्ट्री किस डिपार्टमेंट का है ये हमें पता होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें जो स्पेशल फीचर्स हैं वो कितने समय के लिए चलाया जा रहा है, उसका डेडलाइन क्या है वो हमें पता होना चाहिए, उसमें कौन से जो सहभागी होंगे यानी कि इनको वो स्कीम का फ़ायदा मिलेगा ये पता होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि इंटरप्राइजेज विद क्रीचेज मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रीचेज विजिट डेली। तीसरा ऑप्शन है कि वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट। तो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि किसने उसको लागू किया है, कौन उसको ला रहा है स्कीम को, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, किसको उसका फ़ायदा मिलेगा, उसमें क्या प्रोविजंस है, कितने का फ़ायदा मिलेगा, उसमें क्या किस किस तरह के जो लाभ है वो दिए जाएंगे, ये सारी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है, इंडेक्स है, जो कि लगभग हर साल पहले आता था लेकिन अब ये बंद हो चुका है। तो अब आपको वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जब तक ये आया था तो उसके रिगार्डिंग देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो जो कि बहुत नामी हो, जैसे कि अब वर्ल्ड बैंक हो सकता है, IMF हो सकता है, आप बोल सकते हैं UN का कोई संस्था हो, UNDP हो, या फिर आप बोल सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, ये सारे जो नाम आप अक्सर अपने जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें और जो करंट अफेयर मटेरियल है उसमें आप देखने को मिलता रहता है। तो वो उसकी जो अगर कोई रिपोर्ट आ रही है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो। और देखिए इसके जो वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर रिपोर्ट के ऊपर सवाल यूपीएससी ने इसलिए पूछा है क्योंकि जब
2014 में जब से जो हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी गवर्नमेंट, और उसके चलते उसका फ़ायदा भी हमें देखने को मिला। जब हमारी जो रैंकिंग है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है, उसमें हम लोगों ने 60-70 पोजीशंस का मतलब फ़ायदा उसमें लिया हम लोगों ने। उसमें इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर गए कि हमारी जो रैंकिंग है वो 60 to 70 पॉइंट ऊपर आ गए हम लोग। तो इस तरीके ये चूँकि जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री खुद इसका जिक्र करते थे, तो इसलिए आपको जो आपको ये रिपोर्ट है वो आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रही है। तो ऐसी कोई भी रिपोर्ट या फिर स्कीम या फिर कोई डेटा जो मंत्री जी दे रहे हों, प्रधानमंत्री दे रहे हों, राष्ट्रपति दे रहे हों, उपराष्ट्रपति दे रहे हों, अपने राज्य के आपके मुख्यमंत्री दे रहे हों, या फिर कोई भूतपूर्व जो चुनाव आयुक्त हैं या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो दे रहे हों, तो वो प्लीज़ आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लीज़ उस चीज़ को ज़रूर नोट कर लें। अब देखिए इसमें सब इंडेक्स के बारे में पूछा गया है, तो हो सकता है कि अगली बार किसी वर्ल्ड बैंक का पूछा गया तो अगली बार IMF के बारे में पूछ लिया जाए, UN के बारे में पूछ लिया जाए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोई रिपोर्ट हो, जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट हो, ऐसी कोई रिपोर्ट हो उसके बारे में पूछ लिया जा सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ज़रूर देखें कि वो रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है, कितने सालों के अंतराल में जारी होता है, उस रिपोर्ट में जो किस कैटेगरी के आधार पर ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, कितने पैमाने हैं उस पर, ये आपको देखना है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। उसमें पहली रैंकिंग किसकी आई है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एक टर्म दिया गया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इस जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंपॉर्टेंट फीचर के रूप में, तो किस में किया गया था, किस चीज़ के अंतर्गत किया गया था। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998। दूसरा ऑप्शन है कि द रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजेज रूल्स 1999। तीसरा है द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। और चौथा है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। आप देखिए 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन एक टर्म के ऊपर है। तो मैंने आपको पिछले जितने भी वीडियोस बताए हैं जिसमें अक्सर उसमें 1-2 क्वेश्चन टर्म को रिलेटेड रहते ही हैं कि ये जो टर्म है वो न्यूज़ में था, किस संस्था से जुड़ा हुआ ये टर्म है या फिर किस स्कीम से जुड़ा हुआ है, ये किस चीज़ के लिए न्यूज़ में था। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं पिछले कुछ वीडियो जो मैंने आपको डिस्कस किए थे प्रीलिम्स के। तो उसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करके देख लीजिए कि कोई भी टर्म हो जो कि बिल्कुल अलग तरीके से दिख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये जब टर्म दे दिया जाए और आपने कभी इसके बारे में पढ़ा सुना ना हो तो आप इसके बारे में नहीं बता सकते ये किस चीज़ के बारे में है। ऑप्शन भी देखिए उसी तरीके के दिए गए हैं कि हर चीज़ में अप्लाई हो सकता है, ये चारों में अप्लाई हो सकता है। तो जब तक आप इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के जो टर्म होते हैं, आप उसको स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में ना देख लें कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं पहले और ये क्वेश्चन पूछने का आधार क्या है, तो तब तक आपकी जो तैयारी है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। आपके सामने न्यूज़पेपर में या फिर आपके करंट अफेयर मटेरियल में जो सवाल है वो आके गुजर जाएगा और आप अफसोस करते रह जाएंगे कि मैंने इसके बारे में पढ़ा था लेकिन मैं इसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, कि मैंने इसको अच्छे से क्यों नहीं पढ़ पाया। तो अच्छे से पढ़ने का यही आपके पास एक उपाय होता है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस कर लें और प्रीवियस क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता होंगे, तो अगली बार आप उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से आपको तैयारी करनी होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी टर्म हो तो आप उस चीज़ को देख लें कि वो टर्म कौन से कॉन्टेक्स्ट में है, किस इंडस्ट्री से या फिर किस सेक्टर से जुड़ा हुआ टर्म है, वो किसी रूल से है, कोई एक्ट से है, कोई अमेंडमेंट से है, वो आपको पता होना चाहिए। 79 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ़ एनी पेड टू द फार्मर्स प्लस। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है मैं आपको बता दूं, क्योंकि फार्मर को जो हमारी जो सरकार है वर्तमान में, उन्होंने कहा था कि हम एक पर्टिकुलर समय तक जो है उस पीरियड के अंतर्गत जो किसानों की आय है उसको हम लोग दोगुनी कर देंगे। तो उसमें एक दोगुनी करने का जो उपाय है उसमें से एक उपाय ये भी था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है उसको बढ़ा के दिया जाए। तो जब किसानों जो उगाएंगे और उनको अगर कोई फसल का अगर पहले ज़्यादा दाम मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी और इस तरीके से उनकी जो दोगुनी करनी है उसमें एक सहायता हो जाएगी। तो उसी के ऊपर बवाल हो रहा था यहाँ पे और उसी के ऊपर ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है। तो उसमें सीधे सीधे तरीके के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बिल्कुल सतर्क होकर पढ़ें। अगर कोई मुद्दा बार बार आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहा है जो कि आपके सिलेबस से लिंक्ड है तो प्लीज़ उस चीज़ को, अगर फार्मर से खासकर लिंक्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री से या इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई रिलेटेड स्कीम है उसको लेकर बवाल है तो आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में किसी एक्ट को लेके, कोई फंडामेंटल राइट को लेके अगर कोई इशू चल रहा है बार बार, जैसे राइट टू प्राइवेसी वगैरह है, तो आपको उसके बिल्कुल हर बात पे उसको ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कह रही है।
जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका क्या पक्ष है, अगर कोई थर्ड पार्टी या फिर एनजीओ वगैरह हैं उनका क्या इसमें मत है, अपोजिशन पार्टी क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आप ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर आप दे पाएंगे। साथ ही साथ मैंने आपको एडिटोरियल पढ़ने का बार बार आपसे आग्रह किया है कि या तो आप एडिटोरियल एनालिसिस सुन लिया करें या फिर आप उसको खुद से पढ़ लिया करें, लेकिन ज़रूर करें, हिंदी हो या इंग्लिश, आपको ज़रूर समझने में आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और विश्वास रखिए वो सिर्फ मेंस में ही नहीं, इंटरव्यू और जो प्रीलिम का एग्जाम होता है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं एडिटोरियल्स। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। 80 नंबर क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सोशल कैपिटल के अंतर्गत किसी भी देश में कौन सी जो चीज़ें हैं वो शामिल होती हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन है द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, दूसरा है द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, तीसरा है द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, और चौथा है द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। तो सोशल कैपिटल एक यहाँ पर टर्म दिया गया है, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी आपको बताया था जब मैंने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो क्वेश्चन आया था, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको बताया था कि कोई भी टर्म जो स्पेशल लगे आपको तो और आपको अंदाज़ा न मिल पाए अपने आप से दिमाग लगा के कि आखिर ये हो क्या सकता है, तो आपको ज़रूर उसके बारे में संदर्भ में देख लेना चाहिए, क्योंकि ये टर्म से रिलेटेड जो सवाल हैं 2-3 आपको हर जो साल होती है प्रीलिम की परीक्षा उसमें पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ज़रूर फोकस करें। 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि जो भारत के संविधान को लेके, तो उसमें ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से करेक्ट है। हाँ, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसमें करेक्ट, इनकरेक्ट, यस और नो, ये जो सारे टर्म होते हैं उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है आपको एक्साइटमेंट में आपको लगे अरे ये तो क्वेश्चन मैं जानता हूँ, अब पता चला कि उसने यस की जगह नो पूछा था, या फिर आप बोल सकते हैं करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पूछा था। तो बिल्कुल उल्टा आंसर होना चाहिए था, आपने सीधा लगा के चले आए। तो आप जानते हुए भी अपनी जो मार्किंग है एक पॉइंट बढ़ाने के बजाय 0.33 आप माइनस में चले जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें ये है कि नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है किसी भी जो हाई कोर्ट है हमारे देश में उसके पास ये क्षेत्राधिकार नहीं है कि वो किसी भी सेंट्रल लॉ को, जो केंद्रीय कानून होते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड घोषित कर सके। ये किसी हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है, बस सुप्रीम कोर्ट के पास है। दूसरा है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम संविधान में कोई संशोधन होता है हमारे, तो उसको जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो हमारी लक्ष्मीकांत जो बुक है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें कई सारे केसेस दिए हुए हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, इसके अलावा केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, ऐसे आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे उसमें लक्ष्मीकांत, या फिर आपको कोई भी और इक्विवेलेंट बुक अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, स्टैंडर्ड बुक कोई फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें आपने ये चीज़ देखा होगा। तो प्लीज़ उस चीज़ को ज़रूर ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से कैसे पढ़ सकते हैं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन इसमें हेल्प करते हैं। साथ साथ सिलेबस भी आपको ज़रूर देखते रहना चाहिए। और आपको अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में भी इस तरीके के सवाल जो हैं, कई सारे पिटीशन दायर कर दी जाती हैं कि जो संविधान को जो संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद के पास ज़्यादा है या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा है, या फिर इस कानून को लेके सुप्रीम कोर्ट इसको इनवैलिड नहीं घोषित कर सकती है। तो ये सारे जो मुद्दे, जो मेजर मुद्दे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो करें। आप उसमें व्यू पॉइंट ज़रूर देखें, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या राय है। मैंने आपको जैसे कि अभी पिछले कुछ मिनटों पहले मैंने आपको बताया था, प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर आप फॉलो करें। 82 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है कि परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है परचेजिंग पावर पैरिटी, आपने इसका नाम सुना होगा, जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। इसमें बोला जा रहा है ये एक्सचेंज रेट्स हैं और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसके ऊपर ये सवाल पूछा गया है। दूसरा है कि इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पीपीपी डॉलर के टर्म में जो इंडिया है वो वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो आपने जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होगी अपने इकोनॉमी की, तो वहाँ से इस सवाल का
जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल टर्म्स हो जिसके आपको मतलब नहीं पता हो, उसी कैटेगरी में इसको भी रख सकते हैं। जैसे कि सोशल कैपिटल के बारे में आपको नहीं पता था, स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और आपको परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में पूछा गया है। तो ये सारे जो तथ्य हैं आपको बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए कि यूपीएससी जो है वो इस तरीके से टर्म्स के ऊपर सवाल पूछ लेती है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे किताब में अगर ऐसे कोई दूसरे टर्म दिया है उसके बारे में हमें ये पता होने चाहिए। 83 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, विद रेफरेंस टू द कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 years कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो हमारे यहाँ खरीफ क्रॉप की जो कल्टीवेशन होती है 5 साल, पिछले 5 साल को देखें तो उसको रिगार्डिंग यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पिछले 5 साल में जो भी हमारे यहाँ खरीफ क्रॉप्स हुए हैं उसके डेटा के रिगार्डिंग यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। तो अगली बार हो सकता है रबी क्रॉप्स के ऊपर पूछ लिया जाए कि पिछले 3 साल के डेटा के ऊपर आपको ये सवाल पूछ लिया जाए कि पिछले 3 साल का जो रबी का डेटा है उसके अनुसार हमारे यहाँ जो रबी का फसल है वो बढ़ा है, रबी में जो है गेहूँ का फसल है वो बढ़ा है, या फिर दूसरे फसल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, उसके अंदर जो कल्टीवेशन है वो शुगर से ज़्यादा है, गेहूं का जो कल्टीवेशन है वो आप बोल सकते हैं चने से ज़्यादा है। इस तरीके के सवाल आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल गौर से देखें, खासकर फार्मर से रिलेटेड कोई भी डेटा आता हो तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि आपको मेंस और इंटरव्यू दोनों में भी उसको कोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज द हाईएस्ट। बोल रहा है कि जो राइस के कल्टिवेशन के अंतर्गत जो एरिया है, जो चावल की खेती होती है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में होती है हमारे। दूसरा है कि एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयलसीड। तो इस क्वेश्चन ऑप्शन को देख के हमें ये पता चलता है कि हमें कंपैरिजन में पता होना चाहिए कि सिर्फ किसके अंतर्गत ज़्यादा एरिया ये नहीं पता होना चाहिए, बल्कि दो, अगर मान लिया कि ज्वार का खेती हो रहा है, गेहूं का खेती हो रहा है और बाजरे का खेती हो रहा है, तो इनके कंपैरिजन भी एक तरीके से पता होना चाहिए। कंपैरिजन कैसे पता होगा? जब हम उनके एक्चुअल एरिया को हम लोग एक तरह से ध्यान में रखेंगे, और ध्यान में रखना ही चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी अगर फार्मर से रिलेटेड कोई सवाल हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड सवाल हो, क्रॉप यील्ड के लिए कोई सवाल हो, या ग्लोबल वार्मिंग के चलते अगर हमारे यहाँ जो क्रॉप यील्ड है उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी पर यूनिट घट रही है, तो उसमें आप उसको कोट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन, एरिया एंड शुगर केन कल्टिवेशन हैज स्टीडली डिक्रीज। तो ये सारे डेटा आपको पता होना चाहिए कि पिछले कई सालों में जो शुगर केन है या फिर कोई भी दूसरी फसल है उसकी जो रकबा है वो बढ़ा है, घटा है, और वो जो कोई पर्टिकुलर जो फसल है वो दूसरे फसल से ज़्यादा उसमें बुआई होती है, कम होती है, और किसकी बुआई सबसे ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये सारे डेटा आपको पता होने चाहिए। 84 नंबर क्वेश्चन चलें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एमंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ इम्पोर्टेड बाय इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 years। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जो इंडिया इंपोर्ट करता है, जो भी कृषि से संबंधित जो सामान हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू के टर्म में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किसका होता है, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी के टर्म में नहीं बोले जा रहे बल्कि दाम के, यानी कि आप रुपये के टर्म में देखें तो सबसे ज़्यादा रुपये के कौन से जो टर्म्स इंपोर्ट्स है वो किए जाते हैं, और वो भी लास्ट 5 years के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, स्पाइसेज हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, पल्सेज हैं, वेजिटेबल्स, ऑयल्स हैं। तो ये सारे जो डेटा हैं आपको बता दें कि जो न्यूज़पेपर हैं उसमें आते रहते हैं, एडिटोरियल है आते रहते हैं उसमें, तो प्लीज़ उसको अच्छे से आप फॉलो करें। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह आते हैं उसमें भी इस तरीके के डेटा दिए हुए रहते हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी अच्छे से फॉलो कर लें। 85 नंबर जो क्वेश्चन है आज का वो ये है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है कि लिबर्टी का जो डिफिनेशन है, स्वतंत्रता का जो डिफिनेशन है, तो उसमें से कौन सा डिफिनेशन बिल्कुल सही होगा इसके रिगार्डिंग। तो पहला ऑप्शन है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टिरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, दूसरा है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, तीसरा है अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट एवर वन लाइक्स, चौथा है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक आपका टर्म दिया हुआ है लिबर्टी। तो अपने जो लक्ष्मीकांत की जो बुक है या फिर एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें हर एक टर्म को लेके अच्छे से बताया गया है कि लिबर्टी क्या होती है, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है। ये सारी बातें आपको जो एनसीईआरटी है और जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उसमें समझाई हुई रहती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल इंश्योर करें। जो प्रीएम्बल के टर्म्स है, हमारे यहाँ सॉवरेनिटी की बात है, या फिर सेकुलरिज्म की बात है, या फिर ग्लोबलाइजेशन जैसे टर्म्स की बात है,
या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ जो एक तरीके से नागरिकता की बात है, ये सारी जो टर्म्स होते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। तो आप जानते हैं कि रुपये के जो गिरावट है और जो उसकी मतलब एक तरीके से उसमें अगर वैल्यू में इंक्रीज होता है तो उसके रिगार्डिंग डेली न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते रहते हैं। उसमें अक्सर बोला जाता है, डेली बोला जाता है कि आज रुपये की वैल्यू 20 पैसे बढ़ गई, आज रुपये की वैल्यू 60 पैसे गिर गई। ऐसे आपको ऑप्शन आपको देखने को मिलते रहते हैं। जो न्यूज़पेपर है उसमें न्यूज़ आपको ये सारी देखने को मिलते रहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है कि कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी जो मेजर्स हैं उसको हम लें ताकि जो रुपये जो की वैल्यू जो गिरते रहती है उसको रोका जा सके या फिर उसको बढ़ाया जा सके। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि हम जो नॉन इसेंशियल गुड्स हैं उसके इंपोर्ट पर रोक लगा दें और हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा दें। दूसरा है कि इनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो इंडियन बोरोवर्स हैं उनको इनकरेज किया जाए ताकि वो जो रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स हैं वो इशू करें। तीसरा है कि ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है उसके रिगार्डिंग जो भी कंडीशंस है उसको आसान बना दिया जाए। चौथा है फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया जाए। तो इस जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो डेली के जो टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपको हो सकता है कल को ये भी सवाल पूछ लिया जाए कि जो शेयर मार्केट की जो चढ़ान है या फिर उतार है, वो जो सेंसेक्स पॉइंटें चढ़ती हैं या फिर उतरती हैं, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी में क्या अंतर है, इसमें कौन कौन सी जो कंपनियां होती हैं वो लिस्टेड होती हैं, उनके क्या प्रोविजंस हैं, किस बेसिस पे उनको लिस्ट किया जाता है और उसमें किस चीज़ को ट्रैक किया जाता है। यानी कि अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, सेंसेक्स नीचे जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ। ये सारी आपको चीज़ें पूछने को कल को देखने को मिल सकती हैं यूपीएससी क्वेश्चन में। तो प्लीज़ इन सारे जो कॉमन जो टर्म्स है जो कि हमें जो हमारी न्यूज़पेपर उसमें डेली देखने को मिलती हैं तो उनको आप बिल्कुल एनालाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि यूपीएससी का मतलब अब ये हो रहा है कि बिल्कुल जो नॉलेज जो कॉमन से कॉमन चीज़ होती है जो कि आप बिल्कुल सामने डेली देख रहे हैं अपने, तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ पता है कि नहीं वो भी चेक करना हो गया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप नोट कर लें। 87 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रिसेंट डायरेक्टिव्स रिलेटिंग टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा पॉपुलरली नोन एज डेटा डिक्टेट कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आरबीआई अभी उसने कुछ रिसेंटली कुछ डायरेक्टिव इशू किए थे स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो उसके रिगार्डिंग उसमें क्या प्रोविज़न है पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को लेके। तो पहला ऑप्शन ये है कि दे शैल इंश्योर दैट इंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन ए सिस्टम ओनली इन इंडिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जितने भी डेटा हैं उसके रिगार्डिंग जिसमें जो पेमेंट सिस्टम जो उनके द्वारा ऑपरेट की जाती हैं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स के द्वारा, तो उनके पास जो भी इंटायर डेटा है उसके पेमेंट के रिगार्डिंग तो वो सिर्फ इंडिया में ही स्टोर होनी चाहिए। दूसरा है कि दे शैल इंश्योर दैट द सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी सिस्टम के द्वारा जो पेमेंट सिस्टम चलाया जा रहा है उसका जो भी जो ऑनरशिप है और जो ऑपरेशन है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ही कर सकते हैं। तीसरा है कि दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी उनका कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट है वो हर साल वो साल के अंत में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपेंगे। तो इस जो क्वेश्चन है उसको देख के हमें ये पता चलता है कि जो आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन वगैरह जारी की जाती हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात हो या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो, इलेक्शन कमीशन की बात हो या फिर आप बोल सकते हैं यूपीएससी की बात हो, और दूसरी जो एनजीटी वगैरह है गाइडलाइंस वो जारी करती हैं, जो कंट्रोलर जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये जो गाइडलाइन जारी करती हैं। इस तरीके की जो संस्थाएं हैं जो हमारे पूरे भारत में एक तरीके से इनका जो पहुंच है या फिर आप बोल सकते हैं सत्ता है और पूरे भारत के जो क्षेत्र है उस पर ये लागू होता है। तो वो जो जब कोई गाइडलाइन जारी करती है जैसे कि एनडीआरएफ है, एनडीए में है, ये सारी जो गाइडलाइन जारी करती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप फॉलो करें। 88 नंबर क्वेश्चन पे चलें हम लोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग
adopted a law on data protection and privacy for its citizens known as General Data Protection Regulation in April 2016 and started implementation of it from 25th of May 2018। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनमें से किसने जो है, कौन से देश ने अभी या फिर कौन से संस्था ने यहाँ पर अभी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है उसको अप्रैल 2016 में इसको अडॉप्ट किया था और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 25 मई 2018 का लागू भी कर दिया। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, द यूरोपियन यूनियन है और चौथा यूएसए है। तो ये जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का जो इशू था वो 2018-19 का जो मसला था, जो उस समय की जो करंट अफेयर थे उसमें प्रोमिनेंटली आ रहे थे और इसका रिगार्डिंग जो एडिटोरियल्स थे वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जैसे कि हमारे यहाँ भी डेटा प्रोटेक्शन की बात होती है और जो दूसरे देश है वो भी इसको लेके कंसर्न है, या फिर आप बोल सकते हैं सोलर गठबंधन की बात हो, या फिर क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, ये सारे यूनिवर्सल इशूज़ हैं, या पॉवर्टी का मसला हो, या फिर कहीं पर क्राइसिस हो उसका मसला हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पूरे देश को इम्पैक्ट करती हैं, जो पूरे विश्व को इम्पैक्ट करती हैं। तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई संस्था है या फिर कोई देश अगर कोई इशू ला रहा है, कोई बिल ला रहा है या फिर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी ला रहा है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि किस देश ने ये लाई हैं और किस चीज़ में अप्लाई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं 89 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, रिसेंटली इंडिया साइंड ए डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट का नाम है जिसका नाम है एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड। इसने बोला कि इंडिया ने ये जो डील है वो किसके साथ साइन की है। 4 ऑप्शन है कि जापान, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था जब इसी तरीके की डीलें आई थी हमारे क्वेश्चंस में, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी डील हो या MOU हो या फिर कोई एग्रीमेंट हो, चाहे वो बायलेटरल हो या फिर आप बोल सकते ट्राईलेटरल हो या फिर कोई ग्रुपिंग की हो या फिर UN की हो या फिर कोई वर्ल्ड बैंक की हो, IMF की हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हो, तो ये सारी जो रिपोर्ट्स होती है या फिर MOU होती है या एग्रीमेंट होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो तो कौन सी जो ग्रुपिंग है या फिर कौन से देश है उसको साइन कर रहे हैं और उस जो एग्रीमेंट है वो किस कॉन्टेक्स्ट में साइन कर रहे हैं, किस क्षेत्र में साइन कर रहे हैं, क्या वो स्पेस के क्षेत्र में है या फिर कोई क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में है या फिर आप बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है या फिर आप बोल सकते हैं ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में है। तो ये सारी जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन है कि द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो इकोनॉमी में जो मनी मल्टीप्लायर है वो किस चीज़ से इंक्रीज होती है। तो पहला है कि इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा है इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, तीसरा है इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, चौथा है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये बोला जा रहा है कि जो मनी मल्टीप्लायर है इकोनॉमी में वो कैसे बढ़ता है। तो जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर आप देख सकते हैं कि एक तरीके से ऐसी चीज़ है जो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते अगर आपने इसके बारे में पढ़ा ना हो, सुना ना हो। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि एडिटोरियल पढ़ें, आप ज़रूर पढ़ें और न्यूज़पेपर में ऐसे टर्म्स आते हैं तो उसको गूगल करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, उससे रिगार्डिंग यूट्यूब वीडियोज़ आते हैं तो उसको आपको देखने की कोशिश करें और उस चीज़ को पूरी समझने की कोशिश करें कि आखिर ये चीज़ है क्या। क्योंकि अब आपने सोचा कि मैंने पढ़ लिया तो उसकी तैयारी हो गई, ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसके डिटेल्स भी आपको UPSC में देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर के केस में आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पर और भी ऑप्शन है जैसे कैश रिजर्व रेशियो आपको पता होना चाहिए, फिर आपको बोला जा रहा है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। आप इस तरह की जो टर्म है GDP है या फिर आप GDP में ही कई तरह की GDP होती है, नॉमिनल होती है, ग्रॉस होती है और GNP होती है। इसी तरीके की जो टर्म है इकोनॉमी में बहुत सारी होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था क्वेश्चन में PPP होती है। तो ये सारे जो टर्म्स होते हैं जो इकोनॉमी में खासकर रिलेवेंट होती हैं तो हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए और खासकर जब वो न्यूज़ में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर इंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर बोला जा रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर सवाल है और खासकर इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको पूछा गया है इनमें से कौन सा सही है। पहला है इन ऑगमेंटेड रियलिटी ए स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट आउट। दूसरा है कि इन वर्चुअल रियलिटी इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम ए कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग्स।
तीसरा है AR allows individuals to be present in the world and improve the experience using the camera of a smartphone or PC। चौथा है VR closes the world and transposes an individual providing complete immersion experience। आपने भी नाम सुना होगा ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर वर्चुअल रियलिटी, और खासकर आने वाले जो समय है उसमें इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसको एजुकेशन या फिर हेल्थ, ये सारी जो सेक्टर है या फिर एंटरटेनमेंट सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग आपको देखने को मिलने वाला है। तो उसके ऊपर ये सवाल पूछा गया है। तो ये जो सवाल है आपको जो आपने अगर जो इंटरनेट जो आपका पेज होता है न्यूज़पेपर का, उसमें जो नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह आती रहती हैं और जो इसके ऊपर एडिटोरियल्स आते हैं, तो उस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि जो इस तरीके की जो टर्म्स होती हैं वो हमें लगता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए आपको प्रीलिम्स में इस तरीके के जो सवाल है वो पूछने को देखने को मिल रहे हैं। आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही टिपिकल कोई साइंस वाला क्वेश्चन है, तो इस तरीके का ऐसा आपको आभास हो सकता है। जैसे कि पिछले बार जो क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था उसमें LTE और वोल्टी पर पूछा गया था, लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, वाईफाई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, वाईफाई में क्या अंतर है। तो ये जो सारे कॉमन टर्म होते हैं उसके ऊपर सवाल पूछने लगी है UPSC, तो प्लीज़ इसको आप बिल्कुल इग्नोर ना करें और उसके डिटेल्स देख लें अगर आपको थोड़ा सा आपको लगे। 92 नंबर क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड डेनिसोवान इज समटाइम्स मेंशन इन इंडिया इज रेफरेंस टू। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक टर्म है और आपको इसके ऊपर सवाल पूछा गया है कि क्या ये फॉसिल्स ऑफ ए काइंड ऑफ डायनासोर्स हैं, या फिर एक अर्ली ह्यूमन स्पीसीज़ है, या फिर कोई नॉर्थ ईस्ट में केव सिस्टम है, या फिर जियोलॉजिकल पीरियड है हिस्ट्री में भारत के संदर्भ में। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी टर्म हो उसके आपको पता होना चाहिए कि किस संदर्भ में ये बोला गया है, क्या वो स्पेस से रिलेटेड है या फिर फार्मा से रिलेटेड है या फिर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कोई हिस्ट्री का पीरियड है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, खासकर कोई टर्म रिलेटेड आपको नया कुछ देखने को मिल जाए तो। 93 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पर देखिए नॉट हाईलाइटेड किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया होगा तो बहुत सारे जो ये बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो जल्दीबाजी में नोट को ना पढ़ें और आंसर को गलत करके आ जाएँ, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो अभी अभी साइंस में डेवलपमेंट्स हुए हैं रिसेंट में, तो उसमें ये बोला जा रहा है कौन से इसमें सही नहीं है। तो पहला है कि फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट्स ऑफ DNA टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। दूसरा है प्लेसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल DNA कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज। तीसरा है ए पीस ऑफ DNA टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड ए लिविंग सेल इन ए लेबोरेटरी। चौथा है सेल्स टेकन आउट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी पेट्री डिशेज। तो ये क्वेश्चन आपको देख के थोड़ा सा जो साइंस बैकग्राउंड के और खासकर जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के ना हो तो उनको थोड़ा सा लग सकता है बहुत ही टफ क्वेश्चन है। तो ऐसे ही UPSC क्वेश्चन पूछती है और उनका जो मकसद होता है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा फंसा के रखा जाए और उनको डराया जाए थोड़ा सा, और वो एक ही क्वेश्चन पे रह जाएं और जो आगे के जो आसान क्वेश्चन है उनको सॉल्व ना करके इसी क्वेश्चन में दिमाग लगाते रहें, ताकि उनकी जो अटेम्प्ट है वो ख़त्म हो जाए या फिर वो इस अटेम्प्ट में फेल हो जाए। तो वो एक स्ट्रेटजी होती है, और खासकर जो प्रीलिम्स का जो स्टेज होता है वो इसीलिए होता ही है कि वो जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं जो कि सीरियस नहीं है और जिनके पास थोड़ी समझदारी नहीं है उनको वो बाहर कर सके। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके की जो करंट अफेयर में आपको या फिर न्यूज़पेपर में या एडिटोरियल्स में अगर आपको इस तरीके के जो न्यूज़ है वो आपको देखने को मिले तो प्लीज़ उसको इस तरीके से आप उसको तैयार कर लें। अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए आप और आगे बढ़िए। इस तरह के क्वेश्चन को में उलझने से आप अपना टाइम और रिसोर्स और मार्किंग ही गंवाएंगे। इसलिए प्लीज़ इस तरह की जो चालबाजी होती है UPSC को उसको समझने की कोशिश करें और आगे के जो आपके पोटेंशियल क्वेश्चन जो आप जिसका आंसर आसानी से कर सकते हैं उस पर स्विच कर जाएँ। 94 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए डिजिटल सिग्नेचर इज। आप भी गए होंगे ब्लॉक वगैरह में या फिर कोई सरकारी कार्यालय में या फिर आपने खुद ही देखा होगा कोई डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें ऑप्शन आता है डिजिटल सिग्नेचर का, डिजिटली साइंड बाई। तो आपको ये चीज़ आपके ऊपर ये क्वेश्चन अब हमें दिमाग में उठना चाहिए, क्योंकि UPSC जो है वो ओपन माइंडेड अब हो गई है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, जैसे यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर जो हमें लोग अब देखने को मिलता है उसके ऊपर सवाल है। वोल्टी और LTE, हमने जब 4G फ़ोन खरीदा था तो उसमें वोल्टी का ऑप्शन आने लगा था, LTE का ऑप्शन आने लगा था, लेकिन हमने उसको कभी सर्च करके देखा नहीं क्योंकि हमें तो एंटरटेनमेंट से मतलब था। फिर आपको नोटों के ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है कि 5 के नोट पर कौन से जो मीनार है या फिर स्मारक है उसकी किसकी तस्वीर है, जबकि हम लोग नोट को डेली देखते हैं। फिर ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के ऊपर सवाल था जो कि हम लोग डेली देखते हैं। लगभग जो हाईटेक स्टूडेंट हैं या फिर हाईटेक जो पर्सन्स हैं उनको तो ये ज़रूर उन्होंने नाम सुना होगा कि वर्चुअल रियलिटी भी कोई चीज़ होती है
या फिर जो ऑगमेंटेड रियलिटी है वो भी अब कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो हमें पता होता है। खासकर जो सिनेमा वगैरह का क्षेत्र हो या फिर गेमिंग का क्षेत्र हो, उसमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो भी रहा है। लेकिन हमने कभी उसको देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें तो एंटरटेनमेंट से मतलब है। हमें क्या मतलब कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, उसका क्या प्रोविज़न है, उसमें क्या फ़ीचर है उसके, वो दूसरे टेक्नोलॉजी से कैसे अलग है, उससे हमें मतलब नहीं होता। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा गूगल करके उसको सर्च करने की कोशिश करें, क्या पता आपको आ ही जाए। तो यूपीएससी जो है वो क्यूरियोसिटी और फिर सतर्कता को देखती है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को कितना आप अच्छे से देख पाते हैं। अगर आपके पास कोई नई चीज़ हो रही है तो आप उससे कितना उसके बारे में जागरूक हो सकते हैं, आप उसके बारे में कितना जानकारी लेना चाहते हैं। ये अप्रोच यूपीएससी डेवलप कर रही है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट एंड आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। दूसरा है यूज टू सर्व एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर ऑन इंटरनेट। तीसरा है एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि डिजिटल सिग्नेचर के रिगार्डिंग है। तो हमें उसको गूगल करके जब तक नहीं देखेंगे, उसके फीचर्स नहीं देखेंगे, आप सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि थोड़ा सा गूगल कर लें, और वहाँ से भी अगर आपको बेटर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब कर लें, जो कि कई सारी जो साइट्स होती हैं और कई सारी जो चैनल्स हैं वो इसके बारे में अच्छी से उसका इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपके सामने कोई भी इस तरीके की जो आपके सामने अनयूजुअल चीज़ देखने को मिले, जो कि अचानक से घट रही है, जैसे कि आप बोल सकते हैं जो हमारा जो एरा है वो चेंज हो रहा है, अभी वर्चुअल रियलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे जो नोट अभी बदले गए थे, हम 3G से 4G पे आए थे, 4G से 5G पे आने वाले, हो सकता है उस पर भी सवाल आ जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रा सा गौर करें। 95th नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज आर एकम्प्लिश्ड बाई वियरेबल डिवाइसेज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे कि ये भी देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, हम लोगों ने स्मार्ट वॉच के बारे में देखना शुरू कर दिया है, स्मार्ट बैंड्स आने लगे हैं, नेक बैंड आने लगे हैं। तो ये सारी जो है वियरेबल टेक्नोलॉजी है, यानी हम उसको पहनते हैं। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग सवाल आ गया है। पहला ऑप्शन ये है कि लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन। दूसरा है स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ ए पर्सन, असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने देखा होगा कि आप कोई नया टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, जैसे कि आप स्मार्ट वॉच ले रहे हैं, तो उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो आपकी हार्ट रेट को मॉनिटर करने का दावा करता है, फिर आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको वो काउंट करता है, फिर साथ साथ जो स्टेप्स आप चल रहे हैं, जितने स्टेप्स आप चले हैं उसको वो काउंट करता है। उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ब्लड प्रेशर को कितने कंट्रोल, या फिर आप बोल सकते हैं नापने को, उसमें दावा किया जाता है कि हमारी जो स्मार्ट वॉच है उसमें ब्लड प्रेशर को भी नापा जाता है। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी दिनचर्या में शामिल हो रही है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जागरूकता के आधार पर यूपीएससी सवाल आप पूछती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। और अगर ना भी पूछे तो भी आपकी जानकारी बढ़ेगी, और यूपीएससी आप कह सकते हैं कि जो जागरूक इंसान है उनको तो होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और जो इसके रिगार्डिंग सोचे कि अरे यार इसको हम गूगल करें या फिर इसमें टाइम वेस्ट करें, उससे अच्छा है कि कोई दूसरा आर्टिकल पढ़ लें जो कि ज़्यादा रिलेवेंट लग रहा है हमें। तो ऐसे अप्रोच से काम नहीं चलेगा, आपको जागरूक होना ही पड़ेगा और ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। अगर आपने मैं सच कहूँ तो मैंने भी आदत डाली है, और इससे मेरे जो नॉलेज है और मेरी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हुई है, ओपन हुई है, और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं नॉलेज की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसके देखने को मिलता है, मैंने खुद इसको महसूस किया है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को आप खुद के जीवन में भी अप्लाई करें। 96 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, RNA इंटरफेरेंस RNAi टेक्नोलॉजी हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर साइंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, तो प्लीज़ साइंस के जो पोर्शन है या फिर एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है उस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इस पर सवाल अब जो है यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछती है। तो पहला ऑप्शन ये है RNAi के रिगार्डिंग, तो इसमें बोला जा रहा है कि इट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। दूसरा है इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तीसरा है इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज। चौथा है इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजेंस। तो फिर से आपको यहाँ पर सवाल में देखने जा रहा है, एक टेक्नोलॉजी है उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है उसके ऊपर सवाल है। तो अगली बार से आपको कोई भी टेक्नोलॉजी देखने को मिले न्यूज़ में, तो प्लीज़ उसका आप देख लें कि उसका ये चीज़ तो ज़रूर देख लें कि वो टेक्नोलॉजी कौन ला रहा है, उस टेक्नोलॉजी कौन से क्षेत्र में है, उसके क्या क्या उपयोग होने वाले हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 97 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये स्पेस से रिलेटेड है। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि कोई घटना है, कोई टेक्नोलॉजी है, उसका आपको कौन उसको जारी कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए।
उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, किस चीज़ में इसका उपयोग कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, उसके प्रभाव आपके पता होना चाहिए, उसके नुकसान आपके पता होना चाहिए। तो उसी से आप इसको लिंक कर सकते हैं कि जब ब्लैक होल्स को नोटिस किया गया कि बहुत बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे हमारे अर्थ से वो जब मर्ज कर रहे थे, तो उसका क्या क्या उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हमें जब पता चला, हमने जब इस घटना को देखा तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका महत्व क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि हिग्स बोसोन पार्टिकल्स वेयर डिटेक्टेड, दूसरा है ग्रेविटेशनल वेव्स वेयर डिटेक्टेड, तीसरा है पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल थ्रू वार्म होल वाज कन्फर्म्ड, चौथा है इट इनेबल द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी। तो इस तरह की जो सवाल होते हैं वो आपको करंट अफेयर मटेरियल हो या फिर जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल हो और उसका जो करंट अफेयर होता है, जो न्यूज़पेपर होते हैं जिस दिन ये छपता है, आप उसको भी बिल्कुल डिटेल से देखें कि वो कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रही है, क्या वो नासा है या इसरो है, उसने इसको किया है और कौन से इंस्ट्रूमेंट से इसको किया है, कौन सा जो टेलीस्कोप है उसको इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पर वो ऑब्जर्वेटरी है, क्या वो बेंगलुरु में है या फिर आप बोल सकते हैं दिल्ली में है या फिर वो जो फ्रेंच गुयाना है वहाँ पे है। आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर द ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं जिसमें आपको देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिलते हैं, जिसमें बोला जाता है कि जो हमारे यहाँ जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही मतलब एक तरीके से ढीले रवैये के साथ होता है। उसके रिगार्डिंग कोई सेफ्टी मेजर्स या फिर कुछ आप बोल सकते हैं कोई सतर्कता नहीं रखी जाती है, ना पेशेंट के द्वारा ना ही डॉक्टर्स के द्वारा। वो बिल्कुल किसी भी मतलब मेजर इम्पैक्ट को ध्यान में न रखते हुए बिल्कुल उसको रिकमेंड कर देते हैं, उसको अपने दवाई के जो पर्चा होता है उसमें लिख देते हैं। और इस तरीके के जो केसेस हैं, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स अब काम नहीं कर रही है लोगों पे और वो बिल्कुल फेल होते जा रहे हैं, लोगों पे निष्प्रभावी होते जा रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे जो लगातार एडिटोरियल कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने उस चीज़ को फॉलो किया होगा तो आप ध्यान में रखिए कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ मेंस ही नहीं, आपको इंटरव्यू में भी सवाल इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं और प्रीलिम में तो आपके सामने ये सवाल है। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि कौन से जो कारण है जिसके चलते जो माइक्रोबियल पैथोजेंस हैं जिसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है, उसके क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन है कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, दूसरा है टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीजेज, तीसरा है यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइवस्टॉक फार्मिंग, चौथा है मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल। तो ये जो क्वेश्चन है आपको जब करंट अफेयर मटेरियल आप अपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर कोई वेबसाइट है आप फॉलो कर रहे होंगे उसमें ही आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो एडिटोरियल होते हैं हमारे जो न्यूज़पेपर में आते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें कि अगर कोई एंटीबायोटिक से रिलेटेड हो, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई सवाल हो, ये जैसे कि आप जीएम क्रॉप की बात होती है या फिर आप बोल सकते हैं जो ड्रोन से रिलेटेड जो फार्मिंग होती है, सोलर पंप्स वगैरह होते हैं, और जो हमारे यहाँ जो लाइव स्टॉक जैसे कि गिद्धों की जो मौत होती है उसके रिगार्डिंग अक्सर उसमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। तो कौन सी दवाई के चलते ये हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ करके उसको दूर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 99 नंबर जो सवाल है वो ये है, व्हाट इज़ Cas9 प्रोटीन दैट इज़ ऑफन मेंशन इन न्यूज़। यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि ये न्यूज़ में था Cas9 प्रोटीन। आपने इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, तो बताइए ज़रा इस प्रोटीन के बारे में। चार ऑप्शन है, ए मोलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, दूसरा है ए बायोसेंसर यूज्ड इन द एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन पेशेंट्स, तीसरा है ए जीन दैट मेक्स प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंट, चौथा है ए हर्बिसाइडल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, और ऑप्शन देख के भी आप अगले जो सवाल है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर जो है यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर कोई प्रोटीन अगर न्यूज़ में हो तो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे जीन एडिटिंग जो शब्द है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है पेस्ट रेजिस्टेंट या फिर जो खाद वगैरह है, फर्टिलाइज़र वगैरह है, नैनो कोटिंग जो यूरिया होती है उसके बारे में पूछ लिया जाए। जीरो बजटिंग फार्मिंग जो होती है, नेचुरल फार्मिंग होती है, उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। फिर आप बोल सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है, मैंने आपको अभी पिछले ऑप्शन में बताया ही था। तो जो सिर्फ सवाल ही नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, बल्कि ऑप्शन भी आपको ये बता देते हैं कौन से जो चीज़ें हैं वो आपके पढ़ने के लायक हैं। तो प्लीज़ आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको जरूर फॉलो करें। और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, आपने जो चैनल है उसका और भी वीडियोज़ का फ़ायदा उठाया हो आपने, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और कोई सजेशन हो, कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट के लिए आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम इसको बिल्कुल इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आप हमें ज़रूर इसमें सपोर्ट करके हमारा मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि
आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। ये बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें कोई भी आप बोल सकते हैं कोई शर्माने की बात नहीं है। आपका जो हर एक लाइक है वो हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट बनाएं और भी अच्छे तरीके से आपको समझा पाएँ, आपकी जो जर्नी है वो आसान बना सके। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो आज का जो नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है कि हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। दूसरा है कि हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव ए वैक्सीन। तीसरा है ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस आर सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड विद HIV। चौथा है सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस डू नॉट शो द सिम्टम फॉर मेनी ईयर्स। इस सवाल को सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, इसमें नॉट शब्द है, तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें। तो यहाँ पर देखिए बीमारी का नाम दिया हुआ है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसके बाद HIV आपको देखने को मिल रहा है। इसमें किसके पास वैक्सीन है, किसका वैक्सीन ईजाद हो चुका है, उसके बारे में पूछा गया है। हो सकता है आपको अगली बार ये पूछ लिया जाए कि क्या जो इबोला वायरस जो आउटब्रेक होता रहता है बीच बीच में, जीका वायरस आउटब्रेक होता है, उसका वैक्सीन बना है, कौन सी देशों में फैला है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले किस देश में फैला है, वो एनिमल से ह्यूमन्स में ट्रांसमिट होता है या नहीं होता है, उसकी वैक्सीन जो है वो RNA बेस्ड टेक्नोलॉजी है या फिर कोई जीनोम बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वो किस टेक्नोलॉजी पे बनाई गई है वैक्सीन, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो उसका जो एक्सपीरियड है वो कौन कौन से देशों में फैल गया है, उसकी जो संख्या है वो किस बीमारी से कम है या ज़्यादा है, अगर इसके बारे में रिगार्डिंग आपको डेटा मिलता है तो प्लीज़ उसको नोट कर लें। ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।